दो पीक्स आती हैं, एक जनवरी से मार्च में और एक पोस्ट मॉनसून में। दो पीक्स हमेशा हर साल इन्फ्लुएंजा जो है आता है। ऐसा नहीं है कि इस साल जो है वो कुछ स्पेशल बात हो रही है, हर साल ये इन्फ्लुएंजा आता है। और इसका प्रकोप जनरली जो बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं, जो बुजुर्ग 65 साल से ऊपर होते हैं, या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जो बहुत ज्यादा डायबिटिक्स हैं या हार्ट डिजीज के हैं या रीनल डिजीज के हैं या कैंसर के, या खासकर जो कीमोथेरेपीज ले रहे हैं, उनके ऊपर जो है इनका प्रकोप काफी ज्यादा पड़ता है। डेफिनेटली H3N2 जो है ये वेरिएंट आया है, इसमें भी मैं आपको बता दूं इन्फ्लुएंजा के अंदर जो सरफेस प्रोटीन्स होती हैं दो तरह की होती हैं, एक H टाइप की होती है और एक N टाइप की होती है। H टाइप की 18 सब वेराइटीज हैं प्रोटीन की, और N की जो है 11 सब वेराइटीज हैं। तो उसके कौन सी सब वेराइटी है उसके हिसाब से हम इसको नोमेनक्लेचर दे देते हैं। जैसे हमने कोविड को H1N1 शुरू में दिया था और इसको H3N2 दे रहे हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा जो है वो काफी कॉमन है जो कि इस सीजन में आता है, और जैसे ही मार्च का महीना खत्म होगा फिर गर्मियों में ये इन्फ्लुएंजा की बीमारी बिल्कुल नहीं आती है। फिर पोस्ट मॉनसून यानी आज से 6 महीने के बाद में फिर थोड़ा सा इन्फ्लुएंजा आएगा। और मैं समझता हूं कि इसकी प्रिकॉशन लेनी बड़ी जरूरी है। अगर ये एयर के अंदर है तो हमेशा हम लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें। इसकी प्रिवेंशन के लिए इंजेक्शन भी आता है, वैक्सीनेशन भी आती है। खासकर जो वल्नरेबल एज ग्रुप हैं, खासकर बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ऊपर, वो जरूर हर साल जो है एक इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन जरूर लगवाया करें। इससे कि इसका काफी हद तक बचाव हो जाता है। जी ठीक है, तो वो क्या हो सकता है उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन डॉक्टर पंडित, क्या ये हर साल जान भी लेता है, या फिर जैसा आपने कहा कि थोड़ा सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रांग हो गया है, खबरें थोड़ी ज़्यादा निकल कर आती हैं, तो शायद हमें पता चल रहा है, मतलब क्या ये H3N2 जितना कॉमन है उतना जानलेवा भी है? या जैसे अभी 9 डेथ रिपोर्ट की गई, और जिसमें स्पेशल केस में मेंशन करना चाहूँगा अहमदनगर के एक जो फर्स्ट ईयर के डॉक्टर स्टूडेंट ही थे, उनकी डेथ हुई इससे, और उनमें कोविड-19 भी पाया गया और H3N2 भी पाया गया। सो ठीक है, ये ऐसे केसेस आ सकते हैं या फिर जान जाने का खतरा नहीं है? मैंने कहा सर्वेलेंस अच्छा हुआ है, खबरों की बात नहीं है। खबरें तो जब एक 24 साल के बच्चे की जान जाएगी और युवक की जान जाएगी तो स्वाभाविक है, सबको बहुत दुख की बात है कि ये क्यों हो रहा है करके, तो ऑब्वियसली उसके बारे में सोचना पड़ेगा। पर एक मेडिकल फैक्ट ये है कि हर साल इन्फ्लुएंजा की बीमारी से भी लोगों को जो है सीरियस डिजीज होता है, और कुछ लोगों की दुर्भाग्यशाली पर डॉक्टर पंडित, मैं यही पूछना चाहूंगा कि क्या ये हर साल जैसा, ये देखिए जो एक कॉमन ऑब्जर्वेंस है, आप डॉक्टर्स हैं तो ज्यादा बेहतर समझेंगे, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कई शोज कर चुके हैं जहां पर हम हार्ट से रिलेटेड शो कर रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों को इन दिनों हार्ट के इश्यूज हो रहे हैं, इवन बहुत सारी जाने जा रही है, वो पहले हमने नहीं देखा, आफ्टर कोविड इफेक्ट है। तो क्या ये भी ऐसा है कि आफ्टर कोविड यही इन्फ्लुएंजा थोड़ा खतरनाक हो सकता है, या कोविड के वायरस के साथ मिलकर ये और खतरनाक हो जाएगा, या ये सिर्फ एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा? ऐसा कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है कि कहेंगे कि ये कोविड के साथ मिलकर ज्यादा खतरनाक हो रहा है या नहीं। हर वायरस जो है, कोई भी वायरस दुनिया में आज जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करता है, वो दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है, लंग्स के अलावा या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा। इस वक्त हमें ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला है कि जो H3N2 वायरस है ये कोई और बीमारी कर रहा है। जो भी हम पेशेंट्स देख रहे हैं उनको आइदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या कुछ लोग हैं जिनको कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और जिनको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, स्वाभाविक है उनमें ये जो डिजीज है वो थोड़ा बहुत ज्यादा गंभीर दिख रहा है, उनको शायद अस्पताल की भी जरूरत पड़ रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये वो मरीज है जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में माने जाते हैं, पर एक दो ऐसे भी मरीज हैं जो कि नॉर्मल इम्यूनिटी वाले हैं या युवा है, उनमें भी ये पेशेंट में हम लोग देख रहे हैं। पर ज्यादातर मरीज जो है उनमें ये बीमारी बिल्कुल मामूली है, और घर पे ही उनका ट्रीटमेंट और दवाई लेके अच्छी हो रही है। मैं सिर्फ एक संकेत देना चाहूंगा कि प्लीज खुद ट्रीटमेंट मत लीजिए। अगर आपको 1 या 2 दिन से ज्यादा बुखार है तो अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, क्योंकि इसके ऊपर अगर H3N2 है तो एक ऑसिलटामाविर नाम की जो दवाई है वो डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन सोच समझ के दे सकते हैं, और उसका जो टाइम स्पैन है वो पहले 2 या 3 दिन में लेनी है। उसलिए अगर 2 दिन से ज्यादा आपके सिम्टम्स है तो कृपया मेडिकल हेल्प लीजिए, ना कि आप लोकल फार्मेसी से जाके कुछ दवाई लीजिए। नॉर्मल हाइड्रेशन और पैरासीटामोल रखिए। 1-2 दिन में अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपके डॉक्टर से जाके मिलिए, क्योंकि वो शायद आपको ऑसिलटामाविर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे और आपका जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है वो भी कम हो जाएगा। राइट।
तो ठीक है, आप मन से कोई इलाज ना करें और अगेन घबराने की बात नहीं। तो चलिए, अब चूंकि आप कैसे पहचानेंगे, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया एंड आई थिंक इट्स थ्रू आउट कंट्री, जहाँ पर इन दिनों कहीं बारिश भी हो जा रही है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो शाम को एकदम टेम्परेचर डिप हो रहा है, बहुत ज़्यादा मौसम में वेरिएशन और ये अक्रॉस द कंट्री देखने को मिल रहा है। तो डॉक्टर मलिक, क्या सिम्टम होंगे जिससे आप थोड़ा सोचे कि भाई ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो चलो अब डॉक्टर को एक बार दिखा लेना चाहिए? जैसा मैंने कहा, बहुत सारे लोग, अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, खुद का इलाज शुरू कर देते हैं। कब आपको डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, इसमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स बड़े सिंपल होते हैं। सारे इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स जो हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो या इन्फ्लुएंजा हो, इनिशियल दौर में उनके सिम्टम्स बड़े कॉमन हैं, जैसे कि शरीर के अंदर थोड़ा दर्द होना, जुकाम होना, थोड़ा गले में खराश होना, थोड़ी खांसी होना, फीवर आना। ये तो नॉर्मल सिम्टम्स है। मोस्टली मोर देन 90% केसेस तो इसी तरह के हल्के फुल्के फीवर, खांसी के साथ में होने के बाद में ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर जब इन्फ्लुएंजा थोड़ा प्रोग्रेस कर जाए, निमोनिया थोड़ा भयंकर रूप ले ले, उस वक्त जो है सांस का फूलना बहुत तेज हो जाता है, वीजिंग हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, कभी कभी बेहोशी भी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है हम लोगों को, पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। कई बार ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है और रेयरली कभी कभी वेंटिलेशन की भी, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी देने की हमारे को जरूरत पड़ती है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है। अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो एक तरफ तो स्पेक्ट्रम में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जो कि 90% ऑफ पेशेंट्स में होंगे और चले जाएंगे, जिसमें कि थोड़ा फीवर, खांसी, जुकाम होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो घातक सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि पसली चलना, वीजिंग होना और सांस में दिक्कत आना, ऑक्सीजन का कम हो जाना और बेहोशी होना। तो इस स्पेक्ट्रम में ये भी देखा गया कि अक्सर उन पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है आईसीयू की जो कि पहले से मॉरिबंड कंडीशन में है, जो बहुत एल्डरली हैं या जिन लोगों को बहुत ज्यादा और बीमारियों ने घेर रखा है पहले, या जिनकी इम्यूनिटी काफी कम है, या बच्चे जो बहुत छोटे हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर भी इसका असर थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर आम बात की जाए तो इसके अंदर सिंपल सिम्टम्स होते हैं जो कि विद इन 5 to 7 डेज रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब ये सिम्टम्स होते हैं उस वक्त हमें खास ध्यान रखना है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपना इन्फ्लुएंजा किसी और को ना दें। तो हम मास्क पहने, डिस्टेंस रखें और बल्कि छुट्टी ले लें हम, और अपने परिजनों को भी प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है जिसको भी इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है। तो ठीक है, चलिए, तो इन सिम्टम्स का आपको ख्याल रखना है और किन परिस्थितियों में आपको डॉक्टर से जाके परामर्श लेना है और किन लोगों को तकलीफ हो सकती है, डॉक्टर साहब ने अभी क्लियर किया। यहाँ पे एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कि जब चीज़ें इतनी सामान्य हैं तो फिर इतनी अलर्टनेस क्यों राज्य सरकारें इमरजेंसी मीटिंग कर रही हैं, क्यों स्कूल के स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं? क्या ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है या सच में इतना डरने की आवश्यकता है या इतने प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है? ये तो पहले हम नहीं देखते थे ऐसा कुछ होता है। तो इसके भी, इन सवालों के भी जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से छोटे से ब्रेक के बाद।